बच्चों अब आते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पे। सॉलिड्स को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। थ्री टाइप्स के सॉलिड्स हैं। पहला, पहला आ गया हमारा कंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। इनकी कंडक्टिविटी, इनकी जो कंडक्टिविटी है, इट रेंजेस बिटवीन 10⁻⁴ to 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर है बच्चों? गुड। ज्यादा जो अच्छे कंडक्टर होते हैं दे हैव गॉट 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स एज कंडक्टिविटी। दूसरा, इंसुलेटर्स। इनकी कंडक्टिविटी lies between 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओके गाइस। तीसरे आ गए हम सेमी कंडक्टर्स पे। सेमी कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है, इट इज बिटवीन 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁴। हाँ बेटा बोलो। हैं? अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? गाइस, क्लियर? नोट इट। ओके। अब आते हैं कंडक्शन इन मेटल्स। कंडक्शन of electricity in metals। गाइस देखो, मेटालिक कंडक्टर्स में तो कंडक्शन किसकी वजह से होता है? मेटालिक कंडक्टर्स में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। हाँ है ना बच्चों? और जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो, हाँ, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, दैट इज ड्यू टू आयन की मूवमेंट। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? अब देखो बच्चों, जो हमारी मेटल्स हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एंड मोल्टन स्टेट। कंडक्टिविटी, ये मेटल की बात कर रहे हैं हम, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। अब एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, लिखते आना, उसके बाद मैं समझा दूंगा। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स which are so close in energy to each other as to form a band।
if the band is partially filled or it overlaps with a higher energy unoccupied conduction band. Then electrons can flow easily under applied electric field and band, and the metal shows conductivity. लिखते जाओ गाइस, आवाज ना करो. If the gap between filled valence band and next higher unoccupied conduction band is large, electrons cannot jump to it, and such a substance has very less conductivity. It behaves as insulator. अभी 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, मैं एक बार सेमी कंडक्टर और लिख दूं, उसके बाद एवरीथिंग विल बिकम क्लियर. हाँ बेटा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर्स. बच्चों अभी तुम्हारे को जो मेन कंसर्न है वो ये है कि समझ में नहीं आ रहा, मैं अभी समझाता हूँ, गिव मी सम टाइम. मैं एक बार सेमीकंडक्टर्स के बारे में और लिख दूं. इन these gap between वैलेंस बैंड. सर हाँ बेटा. सर ऊपर स्क्रॉल कर दी. हाँ बेटा, just one sec. The gap between valence band and conduction band is small. Therefore, some electrons may jump to conduction band and show some conductivity.
the electrical conductivity of semiconductors increase with rise in temperature. Since more electrons can jump to conduction band. Okay, guys. Silicon and germanium show this behavior. And are called intrinsic semiconductors. ठीक है guys. The conductivity of the conductivity of intrinsic semiconductors is too low to be of use. Their conductivity is increased by adding suitable impurities. It is called doping. If impurity is electron rich. हाँ बेटा, बच्चों प्लीज आवाज नहीं. What do you get is a N-type semiconductor. And if you get P-type semiconductor. बच्चों अब मैं समझाता हूं इसे, प्लीज पे अटेंशन. नहीं अभी तो एक हुआ है. बच्चों पे अटेंशन गाइस, पे अटेंशन. मेटल्स में क्या होता है? मेटल्स में क्या होता है? हमारे पास या तो होगा पार्शली फिल्ड बैंड. ये पार्शली फिल्ड बैंड का मतलब क्या है? बैंड का मतलब क्या है? बैंड को ऐसे समझो, कन्वीनियंस के लिए ऐसे समझो, एनर्जी का एक लेवल, एनर्जी लेवल मान. ओके गाइस, ट्रीट इट एज अ एनर्जी लेवल. बैंड को क्या मानो? एनर्जी लेवल. मेटल्स में याद हो तुम्हारे पास पार्शली फिल्ड बैंड होगा, ठीक है ना बच्चों? एनर्जी जो लेवल है दैट इज पार्शली फिल्ड
ये हमारा एक पार्शियली फिल्ड बैंड हो गया, ओके। या फिर हमारे पास होगा ओवरलैपिंग बैंड, यू विल हैव ओवरलैपिंग बैंड्स, दो बैंड्स ओवरलैप कर रहे हैं, दो बैंड्स ओवरलैप कर रहे हैं। गाइस देखो, नीचे वाले बैंड को बोलते हैं वैलेंस बैंड और ऊपर वाले बैंड को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। नहीं पढ़ा तुम लोगों ने पहले? दो तरह के बैंड होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। इसको ऐसे ट्रीट करो, देखो पार्शियली फिल्ड बैंड से थोड़ा समझना मुश्किल पड़ता है कि पार्शियली फिल्ड बैंड का मतलब क्या है, तो सेकंड वाले पे पहले आते हैं। लेट अस टॉक अबाउट टू बैंड्स, देयर इज वैलेंस बैंड, दैट इज कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड को ऐसे ट्रीट करो, इट इज द एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसको कैसे ट्रीट करो? एज एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बच्चों। और कंडक्शन बैंड का मतलब है दैट एनर्जी लेवल जो इलेक्ट्रॉन के पास होनी चाहिए टू कंडक्ट। दिस इज द एनर्जी, कंडक्शन बैंड इज द एनर्जी दैट अ इलेक्ट्रॉन मस्ट पोजेस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये ओवरलैप कर रहे हैं, दे आर ओवरलैपिंग। मतलब आइडिया, जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है दे आर आल्सो इन द कंडक्शन बैंड। एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है दे पोजेस सफिशिएंट एनर्जी टू फॉर्म टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके पास इतनी एनर्जी है कि दे आर आल्सो अ पार्ट ऑफ कंडक्शन बैंड, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये चीज समझ गए? बैंड मींस एनर्जी लेवल, ट्रीटेड एज एनर्जी लेवल। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, हाँ वन वन सेक बेटा, और हाँ, तो बच्चों ये चीज समझ में आई नहीं आई? या हो तुम्हारे पास पार्शियली फिल्ड बैंड हो का मेटल्स में, या फिर तुम्हारे पास दो अलग अलग बैंड हैं, एक वैलेंस एक कंडक्शन, एंड दे आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग को समझना बड़ा आसान है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर पोजेसिंग एनफ एनर्जी टू बी इन द कंडक्शन बैंड आल्सो, मतलब दे आर केपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। उनको एक्स्ट्रा एनर्जी देने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्शियली फील्ड को ऐसे मान के चलो, उसको समझना टफ पड़ेगा, तो उसको ऐसे मान के लो, या तो पार्शियली फिल्ड बैंड होगा या तुम्हारे पास वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैपिंग होगी इन केस ऑफ मेटल। क्लियर है यहां तक बच्चों? गुड। अब आते हैं इंसुलेटर पे। हाँ बेटा बोलो। आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दैट क्वेश्चन। हम्म, नहीं बताया। अब इतना तो मुझे भी याद नहीं मैंने कब बताया है, मे बी नॉट। ये आ गया इंसुलेटर बच्चों। अब आते हैं इंसुलेटर पे। इंसुलेटर में क्या है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा है। देयर इज अ लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड, बेसिकली एक तरीके एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो उनका जो एनर्जी गैप है, मतलब हमारा जो एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो काफी कम है इन कंपैरिजन टू द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए? तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज अ लार्ज एनर्जी गैप इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। इसको फॉरबिडन जोन भी बोलते हैं। समझ आया नहीं आया बच्चों? हाँ, उससे रिलेट कर सकते हो, हाँ, एटॉमिक से इसलिए रिलेट कर सकते हो कि बेसिकली नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू कंडक्ट, सोचा जा सकता है उस टर्म्स में। इंसुलेटर में जो एनर्जी गैप है इट इज वेरी लार्ज, ठीक है ना बच्चों? तुम्हें एक चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है? वैलेंस बैंड की एनर्जी कम होती है, कंडक्शन की ज्यादा होती है। मेटल्स में दे आर ओवरलैपिंग, इंसुलेटर्स में तो हमारी काफी ज्यादा गैप होता है इनके बीच में, और सेमीकंडक्टर्स में ये स्मॉल एनर्जी गैप होता है। मतलब अगर तुम उन्हें थोड़ी सी एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी एनर्जी दोगे, तो वो क्या करेंगे बच्चों? वैलेंस बैंड से कूद के कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे। समझ में आया नहीं आया? सेमीकंडक्टर्स में तुम्हारा
this energy gap is small energy gap. तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, जो मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको एक बार पढ़ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स विल जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड हेंस दे आर केपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. टेम्परेचर बढ़ाने पे मैंने लिखवाया भी था देयर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस. हाँ है ना बच्चों? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. समझा नहीं समझेगा है? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? हाँ हाँ, पूरा ओवरलैप नहीं बना. नहीं सारे का नहीं, मतलब देर इज अ पॉसिबिलिटी कि तुम्हारे सारे ना जा रहे हो, सम ऑफ देम. कि अगर तुम अगर उसको एटॉमिक से रिलेट करो तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों को बाहर फेंकना इज माइट नॉट बी feasible. रिलेट करो, some of the electrons of the valence band are also a part of the conduction band. हाँ, you can relate to that. हाँ हाँ, नहीं मतलब रह के नहीं, ऑब्वियसली बात है, उसकी मूवमेंट होगी ना बेटा. तो हम तो एनर्जी से रिलेट कर रहे हैं उसे, कि उनकी एनर्जी इतनी हो गई कि नाउ दे आर फ्री टू कंडक्ट इन द सेंस दे आर फ्री टू मूव, फ्री टू मूव. अब इंसुलेटर में ये एनर्जी गैप इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन कैनॉट जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द नेक्स्ट हायर बैंड, जो कि तुम्हारा क्या है, कंडक्शन बैंड. और सेमीकंडक्टर में बढ़ जाता है ये, मतलब आइडियल टेम्परेचर बढ़ाने पे ये जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस बैंड में थे, दे कैन इजीली गो टू द कंडक्शन बैंड एंड कंडक्ट. इनको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिनकी कंडक्शन किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर हाई होने की वजह से. और अगर इनमें डोपिंग करोगे तो भी तुम्हारी कंडक्टिविटी बढ़ेगी. तो मुझे एक चीज बेसिक सा क्वेश्चन है, डोपिंग करोगे तो क्या तुम्हारा एनर्जी गैप कम होगा या ज्यादा होगा? सिंपल स्टेटमेंट, कम हो जाएगा. गुड, दैट्स ऑल यू नीड टू नो. एक बार एक काम करो, जो मैंने लिखवाया है एक बार उसे पढ़ लो. जस्ट रीड दैट एंड लेट मी नो कि समझ में आया या नहीं आया. रीड इट. बच्चों सेमीकंडक्टर में तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स आर इन द वैलेंस बैंड. तुम उनको टेम्परेचर बढ़ाओगे, एनर्जी दोगे, तो दे विल जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड दैट मीन्स दे आर केपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. तो तुम्हारी कंडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है ना बच्चों, कंडक्टिविटी बढ़ती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा नहीं है कि उसका कुछ यूज कर सको. इसलिए हम डोपिंग करते हैं जिससे कंडक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? हाँ बेटा. हाँ तो बच्चों आवाज आ रही है अद्वै बेटा? हाँ सर। ओके. आइडिया इज an electron in an atom behaves like a tiny magnet. Electron behaves like a magnet. Its magnetic moment is because of two types of motion. पहला, it revolves around the nucleus. पहला है motion around nucleus. और दूसरा है it spin on its own axis. Spin on its own axis. It's spinning on its axis, guys. ठीक है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? each electron has a each electron has a permanent spin and an orbital magnetic moment associated with it.
Okay, guys. Magnitude of this magnetic moment is very small and is measured in Bohr magneton. It is measured in Bohr magneton. Mu b. It is equal to 9.27 into 10 is the power minus 24 am square. ठीक है बच्चों. Solids made of atoms having completely filled electron shells or subshells are not capable of being permanently magnetized. This category includes noble gases. Example, helium, neon, argon, etc. As well as some ionic materials. बच्चों देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. ऑन बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो बता रहा हूं. ऑन बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, substances are classified into 5 categories. Classified into 5 categories. पहला, पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक याद है बच्चों? Which contain unpaired electrons. They are weakly attracted by magnetic field. Weakly attracted by magnetic field. They are magnetized. समझ से आना जो मैं लिखता आ रहा हूं. They are magnetized in ये वाला पार्ट. They are magnetized in magnetic field in same direction. जब मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो दे आर मैग्नेटाइज्ड इन द सेम डायरेक्शन बच्चों. एंड दे लूज देयर मैग्नेटिज्म. And they lose their magnetism in absence of magnetic field. जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो दे गेट
मैग्नेटाइज, हटाई तो दे लूज देयर मैग्नेटिज्म। ठीक है बच्चों, पैरामैग्नेटिज्म is due to presence of one or more unpaired electrons, one or more unpaired electrons which are attracted by magnetic field। भाई दे आर अट्रैक्टेड वीकली बाय मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो दे आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड हटाते हो दे लूज देयर मैग्नेटिज्म। और पैरामैग्नेटिज्म क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल, दे आर अलाइंड। विनय सर से पूछो ये चीज। O2 CO2 प्लस Fe3 प्लस Cr3 प्लस। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, डायामैग्नेटिज्म। हाँ बेटा, guys, diamagnetism, they are weakly repelled by external magnetic field। weakly repelled by, hold on sec, by magnetic field। ओके, एग्जाम्पल। अच्छा बच्चों एक चीज और, मैंने ऊपर एग्जाम्पल O2 का लिया था। O2 का पता है ना ये हाउ इट इज पैरामैग्नेटिक? MOD से। गुड। एग्जाम्पल H2O, H2O, NaCl, बेंजीन। ठीक है बच्चों, दे आर weakly magnetized in, ये magnetized है, they are weakly magnetized in a magnetic field in opposite direction। they are weakly magnetized in opposite direction, whereas in paramagnetism they were aligned in same direction। it is shown diamagnetism is shown by substances in which all electrons are paired। आयनिक में हम कैसे देखेंगे गाइस? हम इंडिविजुअल आयंस को देखेंगे, क्या उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। जैसे NaCl में Na+ को देखेंगे, Cl- को देखेंगे। किसमें? उसमें कुछ नहीं कर सकते। उसमें हम एक तरीके ये देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड है या इवन है। अगर हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन है, जैसे NO है या NO2 है, अब अगर तुम्हारे पास 2 एटम से बन रहा है तो MOD यूज करो। 3 एटम से बन रहा है, जस्ट काउंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑड आ रहे हैं जैसे तुम्हारा NO2 में, ClO2 में, तो उसमें अनपेयर्ड होंगे। सारे काउंट कर रहे हैं। जय NO तो MOD से देखा जाएगा, जय O2 MOD से देखा गया, NO MOD से देखा गया, CO MOD से देखा जाएगा। लेकिन अगर 2 से ज्यादा हैं, जैसे NO2 हो गया, ClO2 हो गया,
वी जस्ट काउंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सी क्यों ऑड है या इवन है। हाँ बेटा, बेटा देखो वो हमने डाया में देखा था। अब ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में जो 3 एटम से बन रहा है उसके लिए हमारा एमओटी हमने नहीं सीखा, तो उसके लिए वी जस्ट काउंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड या इवन। 2 के लिए भी गो एज पर एमओटी is shown by substances in which all electrons are paired. Basically, no unpaired electron. It is observed in no unpaired electrons wale substances. Pairing of electrons cancels their magnetic moment and they lose their मैग्नेटिक कैरेक्टर। भाई ये जो हमारा मैग्नेटिक नेचर आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग एंड स्पिनिंग। हाँ है ना बच्चों? तो दे आर बिहेविंग लाइक मैग्नेट्स। उनका नेचर पैरामैग्नेटिक में है। व्हाई दे आर वीकली अट्रैक्टेड? क्योंकि तुम्हारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दे आर उनका जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो जीरो नहीं हुआ। जो तुम्हारा डायामैग्नेटिक है उसमें सारे पेयर्ड अप है, तो जो तुम्हारा नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या आ गया? जीरो। अब आते हैं फेरोमैग्नेटिज्म पे। 2 हमने कर लिए, 5 है। फेर नहीं, उसके बाद भी है। फेरोमैग्नेटिज्म पे आते हैं। एग्जाम्पल याद कर लो सबसे पहले हो FeCO NiGd and CrO2. They are attracted strongly, CrO2 आ रखा है बच्चों जेई में, attracted strongly by magnetic field. They are attracted strongly by magnetic field. These substances can be permanently magnetized. These substances can be permanently magnetized in solid state. The metal ions of substance are grouped together in domains into small regions called domains. Domains behave as tiny magnets. Okay. In unmagnetized ferromagnetic substance, domains are randomly oriented. भाई यहां पे जब तक तुमने 1 सेकेंड ओरिएंटेड, हाँ बेटा,
बेटा देखो, देखा गया कि कुछ एलिमेंट्स का या कुछ सब्सटेंसेस का फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर है, कुछ का पैरा है, लेकिन उसको हम वैसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कि हाँ यार इसको देखो एंड वी कैन आइडेंटिफाई ये पैरा होगा या फेरो होगा। दैट इज समथिंग दैट वाज सीन। उसको तो हम जस्ट बाय लुकिंग एट इट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि पैरा होगा या फेरो होगा। इन unmagnetized ferromagnetic substance, domains are randomly oriented and their magnetic moment gets cancelled. It gets cancelled. When substance is placed in magnetic field, domains get oriented. Basically, तुम्हारा जब तुमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो दे गेट ओरिएंटेड इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. Domains get oriented in direction of magnetic field. This ordering persists even when magnetic field is removed. एक बार मैग्नेटाइज कर दिया, इट बिकम्स परमानेंटली मैग्नेटाइज इवन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव. मैग्नेटिक फील्ड रिमूव भी कर दोगे, इट विल रिमेन परमानेंटली मैग्नेटाइज. इट बिकम्स परमानेंट मैग्नेट. permanent magnet. It becomes a permanent magnet. अब आते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म. एंटी फेरोमैग्नेटिज्म. हाँ बेटा, नहीं, रिलेटिवली स्मॉल. एग्जाम्पल MnO. इसमें क्या होता है, हम एक्सपेक्ट तो करे थे फेरोमैग्नेटिज्म और पता चला उसके अंदर बिल्कुल नेचर नहीं है, फेरोमैग्नेटिज्म नहीं है बेसिकली. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर सो अलाइंड कि उनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 आ गया. दे आर सो अलाइंड, मतलब इन द सेंस दो ऊपर है तो दो की स्पिन अप है तो दो का स्पिन डाउन. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड हैं तो तुम्हारा इट वाज एक्सपेक्टेड टू शो फेरोमैग्नेटिज्म. लेकिन तुम्हारे ऐसे अलाइंड है कि तुम्हारे दो स्पिन अप तो दो स्पिन डाउन, तो दे आर कैंसिलिंग देयर, जो दूसरे वालों का इफेक्ट है वो कैंसिल कर रहे हैं. क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. हाँ होते हैं उसमें. कि कौन सा, तो अभी बता दो, जस्ट गिव मी 1 मिनट. इन इट, हाँ बेटा ऊपर करो, 1 सेकेंड बच्चों, आवाज नहीं. इन इट डोमेन्स आर oppositely oriented and cancels out each other's magnetic moment. क्लियर है बच्चों? इसमें डोमेन्स आर ऑपोजिटली अलाइंड एंड दे कैंसिल आउट ईच अदर्स मैग्नेटिक मोमेंट. नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया? 0. अब आते हैं 5th पे, फेरी मैग्नेटिज्म. यहां पे एक्सपेक्टेड था फेरोमैग्नेटिज्म, दोनों में ही फेरो एक्सपेक्टेड था. एक में तो मैग्नेटिक मोमेंट नेट 0 आ गया, एक में कम आ गया.
एक्सपेक्टेड ज्यादा था, आ रहा है कम, दैट इज फेरी। ओके बच्चों, इन इट मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ domains are aligned in parallel and anti-parallel direction in unequal, हाँ बेटा, unequal numbers, give me a minute, बताता हूँ। They are aligned in parallel and anti-parallel directions in unequal numbers। अगर इक्वल नंबर में होते कि जितने तुम्हारा मतलब पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन अगर इक्वल होते तो तुम्हारे पास एंटी फेरो आ जाता। अभी फेरी आ रहा है, फेरी मैग्नेटिज्म। They are weakly attracted by magnetic field compared to ferromagnetic substances। फेरो में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड था, यहाँ पे वीकली अट्रैक्टेड है कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल Fe3O4। Fe3O4 क्या हो गया? मैग्नेटाइट। MgFe2O4 या तुम्हारा ZnFe2O4, ये दोनों क्या है? फेराइट्स के एग्जाम्पल। These substances lose these substances lose ferrimagnetism on heating and become paramagnetic and become paramagnetic। ओके गाइस, मैग्नेटिक मोमेंट को देखो बच्चों। लेट अस सी अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन फेरोमैग्नेटिज्म। पहले आते हैं फेरो पे। फेरो में हाउ इज द मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन? फेरो में दे ऑल गेट अलाइन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सारे मैग्नेटिक मोमेंट आर अलाइंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है बच्चों। एंटी फेरो में क्या होगा? एंटी फेरो में क्या होगा? एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। जेई में आ रखा है। इसमें क्या है? दे आर ऑपोजिटली अलाइंड इन इक्वल नंबर, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया? जीरो। अब आते हैं फेरी मैग्नेटिज्म पे। जस्ट वन सेक, और ऊपर करना है। नोट इट डाउन क्विकली एंड दैट इज ऑल यू नीड। जो मैं अभी बता रहा हूं बस उतना ही याद कर लो। नहीं, फेरी पे आते हैं। फेरी में क्या है? एक्सपेक्टेड था लार्ज मैग्नेटिक मोमेंट, आ रहा है काफी कम, बिकॉज दे आर अनइक्वली
they are aligned in parallel and anti-parallel directions in unequal numbers. क्लियर है बच्चों? गुड. अब एक और चीज, ऑल सॉलिड्स, चाहे वो फेरो हो या एंटी फेरो हो या इवन फेरी हो, दे ट्रांसफॉर्म टू पैरामैग्नेटिक स्टेट. सारे के सारे पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं एट हाई टेम्परेचर. ड्यू टू randomization of spin. Due to randomization of spin, टेम्परेचर बढ़ाने पे दिस हैपन्स. हाँ बेटा, बेटा डायमैग्नेटिक में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरा में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंपल. जिसमें सारे पेयर्ड अप हैं इलेक्ट्रॉन, दैट इज डाया, और अनपेयर्ड है तो पैरा. पैरा और फेरो में कैसे आइडेंटिफाई करोगे? दैट इज टफ. वो उसका कोई तरीका नहीं है. यू आर जस्ट सीइंग के कुछ एलिमेंट्स पैरा हैं, कुछ फेरो है. गाइस पे अटेंशन. अब फेरो में जैसे हमारा एग्जांपल लेते हैं, ये छोड़ो, Fe3O4 becomes, Fe3O4 क्या था बच्चों? फेरी मैग्नेटिक. इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक at 850 Kelvin. Ferromagnetic substances have a temperature above which no ferromagnetism is observed. एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसके ऊपर फेरोमैग्नेटिज्म ऑब्जर्व नहीं होता, उससे ऊपर फेरोमैग्नेटिज्म इज नॉट ऑब्जर्व. It is known as Curie temperature. It is known as Curie temperature, जिसके ऊपर नो फेरोमैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व. क्लियर हो गया बच्चों? अब आते हैं डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज. डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, हाँ बेटा, ऑफ पोलर क्रिस्टल. डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ पोलर क्रिस्टल. बच्चों 1 मिनट वेट करो. होल्ड ऑन अ सेक गाइस. बच्चों देखो, पे अटेंशन. जो इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर्स डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी because electrons are tightly held. To individual atoms. Or ions and are not free to move. However, if electric field is applied, polarization takes place. And polarization takes place. How it takes place? Because nucleus is attracted towards cathode.
an electron cloud towards anode. बेसिकली तुम्हारा जो एटम है उसमें पोलराइज हो गया। कैसे? न्यूक्लियस इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड। अब such polar crystals show following electrical properties. क्या बेटा? कहाँ लिखा है मैंने? डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, वो अभी बात करते हैं, उसी की बात कर रहे हैं। piezoelectricity, when these crystals are subjected, ये पूरा रटने का है, are subjected to mechanical stress, electricity is produced. Due to displacement of ions. This electricity is called piezoelectricity. And crystals are called piezoelectric crystals. Piezoelectric crystals. But if an electric field is applied to these crystals, there will be atomic displacement. Causing mechanical strain. We are done with piezoelectricity. अब आते हैं pyroelectricity. बेटा, मैकेनिकल स्ट्रेन, ये तो 1 second, hold on a sec, guys. I'll have to. हाँ बच्चों, pyroelectricity पे आते हैं। मैं क्या कह रहा था? Some polar crystals. अच्छा, मैंने एक तो उसको तो आगे कर लेंगे। Some polar crystals when heated produce small current, जिसे क्या बोलते हैं? पायरोइलेक्ट्रिसिटी। पायरो मतलब हीट करने पे, स्मॉल करंट, और वी कैन कॉल इट पायरोइलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, क्लियर है गाइस यहां तक? जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ तो बच्चों यहां तक क्लियर है। अब आते हैं थर्ड, फेरोइलेक्ट्रिसिटी। इन पीजो इलेक्ट्रिक crystals,
Dipoles are permanently lined up. Even in absence of electric field. Even in absence of electric field. However, on applying electric field, direction of polarization changes. Direction of polarization changes. Example, BaTiO3. ये क्या हो गया? बैरियम टाइटेनेट या सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको बोलते हैं रोशेल सॉल्ट. एक नोट, all ferroelectric solids are piezoelectric. All ferroelectric solids are piezoelectric, but reverse is not true. अब आते हैं एंटी फेरोइलेक्ट्रिसिटी पे. एंटी फेरो electricity. If there is no dipole moment, if there is no dipole moment, substance is said to be antiferromagnetic, electric, antiferroelectric. Okay, this is because dipoles are alternately arranged. Dipoles are alternately arranged. Example, lead zirconate, which is PbZrO3. Okay, guys. हाँ बेटा. Next, superconductivity. Superconductivity. When electrical resistance of PbZrO3, lead zirconate, when the resistance of materials becomes almost zero, material becomes superconductor. Material becomes superconductor. Material becomes superconductor. The temperature
at which the temperature at which material shows superconductivity is called transition temperature. It is called transition temperature. Okay, guys. Example. इस कंपाउंड का ट्रांजिशन टेम्परेचर इज 90 केल्विन। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जो भी हमने अभी करे उनके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है गाइस, पे अटेंशन। हाँ बेटा, डायामैग्नेटिक में कौन कौन से आते हैं? N2, NaCl, Zn, Cd, Cu प्लस, TiO2। TiO2 में Ti पे चार्ज क्या होगा बच्चों? TiO2 में Ti पे चार्ज क्या होगा? +4। क्लियर है बच्चों? Ti is 4s2 3d, सॉरी 4s2 3d2। तो जब तुम 4 इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो यू विल हैव 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। Pi4 प्लस में यू हैव गॉट 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज सर थोड़ा आल्सो, ऊपर स्क्रॉल कर दो। हाँ बेटा, सो इट इज आल्सो डायामैग्नेटिक। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ बेटा, ये वही है, बस याद कर लो। नहीं नहीं गाइस, इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट। अगर क्वेश्चन आ गया तो यू शुड बी एबल टू डू दैट। नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं आएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये बस इतना ही याद करने का, इससे ज्यादा कंटेंट है। इसको पढ़ना बेटा एक दिन में 3 बार पढ़ लो और 3 दिन तक पढ़ लो, उसके बाद छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दो इन द सेंस, उसके बाद जब चैप्टर को फिर से रिवाइज करो तब करना। हाँ, लेकिन बिफोर द नेक्स्ट क्लास दिन में 3 बार पढ़ लो, इसे याद हो जाएगा। हाँ, स्टोरी बुक की तरह पढ़ लो। हाँ, 3 या 4, 4 में ज्यादा हो गया, 3 बार इज सफिशिएंट। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ गए? ये हमारे क्या हो गए? डायामैग्नेटिक। अब आते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक बच्चों, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में आते हैं तुम्हारे ट्रांजिशन मेटल्स। पैरामैग्नेटिक में आते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। एग्जाम्पल, क्रोमियम, मैंगनीज, और होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, Cu2 प्लस, Ni2 प्लस, Fe3 प्लस, CuO, VO2, NoO2। फेरोमैग्नेटिक में कौन से आते हैं? मैंने बताया था Ni, Fe, CO एंड CrO2। करवाए थे नहीं करवाए थे बच्चों? फेरी मैग्नेटिक पे आते हैं, या पहले एंटी फेरोमैग्नेटिक कर लेते हैं। एंटी फेरो मैग्नेटिक, इसमें आते हैं तुम्हारे MnO, Mn2O3, MnO2। फेरी मैग्नेटिक में कौन से आते हैं? फेरी मैग्नेटिक में आते हैं Fe3O4 एंड फेराइड्स। अब आते हैं
फेरो इलेक्ट्रिक एंड पीजो इलेक्ट्रिक। किसके बाद? एग्जाम्पल्स के बाद। हाँ, अभी करवाता हूँ बच्चों। यहां तक नोट कर लिया था गाइस तुम लोगों ने? गाइस बताओ, कर लिया था? ओके, 1 सेकेंड गाइस। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। फेरो इलेक्ट्रिक एंड पीजो इलेक्ट्रिक, इसमें आते हैं तुम्हारा रोशेल सॉल्ट, जो कि हमारा क्या था? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये क्या है बच्चों तुम्हारा? व्हाट इज दिस? दिस इज पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। और क्या हो गया? BaTiO3। ओके बच्चों, नेक्स्ट। एंटी फेरो, होल्ड ऑन अ सेक गाइस, आवाज मत करो प्लीज। एंटी फेरो इलेक्ट्रिक, एंटी फेरो इलेक्ट्रिक, इसमें आता है तुम्हारा PbZrO3। बच्चे नोट कर लिया नहीं कर लिया? क्या कर रहे हो भाई, इतना आवाज क्यों कर रहे हो? पीजो इलेक्ट्रिक के कुछ एग्जांपल में और लिख दूं। कर लिया नोट यहां तक? पहले नोट कर लो फिर मैं बताता हूं। गाइस करा नोट? नहीं किया? बच्चे बोल ही नहीं रहे। बस एक सेकंड। बच्चों प्लीज आवाज नहीं, आवाज ना करो। आई कैन अंडरस्टैंड तुम्हारी हालत क्या हो रही है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट गाइस। तो चिंता मत करो, मेरी हालत भी खस्ता है पढ़ा पढ़ा के, लिख लिख के रहकर। ठीक है बच्चों? अब बेटा क्या कह रहे हो? थोड़ा नीचे करना सर। हाँ बेटा ये लो, कर लो नोट। नोट करो, उसके बाद मेरे को एक दो और एग्जांपल लिखवाने हैं, देन वी आर डन। क्या कह रहे हो बेटा? कुछ कह रहे थे? हाँ चलो बच्चों, ठीक हाँ है। सर, हो गया। मैं ये बता, क्या कर रहे हो बच्चों? पीजो इलेक्ट्रिक में मैंने कौन कौन से बताए थे? मैंने बताया तुम्हें रोशेल सॉल्ट, है ना? चलो मैं एग्जांपल है ना लिख दूंगा, एक दो और। तो बच्चों एक और चीज, जो हमारा पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस है, उसमें तुम्हारा एक और आता है गाइस, वो है तुम्हारा क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज, इनफैक्ट एक और आता है क्वार्ट्ज के साथ साथ, यू ऑल्सो हैव अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। क्लियर है बच्चों? ये भी हमारे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल हैं। ओके, कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? गुड।